राधे राधे बच्चों। आज हम रिवीजन कैप्सूल के डेरिवेशन सीरीज में 7th लेक्चर पे आ गए हैं। ठीक बात है। और अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अभी तक 18 डेरिवेशन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 7th लेक्चर में और अपने अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सभी लोग पेन पेपर ले लीजिए और रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए आज का हमारा पहला है लेंस मेकर फार्मूला। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं, लेंस मेकर फार्मूले को। ठीक है, सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ठीक है, एक हमारा ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ से दूरी हम लोगों ने u मान लिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, थिन लेंसेज के लिए हम लोग करते हैं, मतलब P1 और ये सेंटर और ये P2 लगभग एक ही पॉइंट है। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल मानते हैं, मतलब कि सेम ही पॉइंट हम इसको मान के कैलकुलेशंस करेंगे अपनी। ठीक बात। चलिए P1 क्या है, इस पहले रिफ्रैक्टिव का पोल है, दूसरे का पोल, अच्छा जो पहला है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा, जो इधर ही होगा, और इसका इधर होगा। ठीक बात। अब चलिए हम लोग ये रेयरर जा रहे हैं, ये हमारे लिए रेयरर मीडियम हो गया। लेंस का मीडियम हमारे लिए बच्चों डेंसर मीडियम हो गया, और इधर का फिर हमारे लिए क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। ठीक बात है। चलिए सभी लोग ये जानते हैं एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है, यहाँ से इंसिडेंट रह गई। ठीक बात। चलिए उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पहुंची इस पॉइंट ए पे जैसे ही इस पॉइंट ए पे पहुंची है बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, ये पॉइंट जो ए है हमारा, इस ए पे पहुंची तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया। अच्छा नॉर्मल जा किधर कट करता, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होता, उसकी डिस्टेंस। ठीक है, हमने नॉर्मल, अब देखिए रेयरर टू डेंसर जा रही है तो रे सीधे ऐसे चली जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, तो टुवर्ड्स नॉर्मल गई तो डेंसर मीडियम में है। फिर जैसे ही गई तो इसको एक फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस मिला, जिसकी तो इस वाली रे के लिए ये महसूस होगा कि ये डेंसर टू रेरर जा रही है। क्या होगा इसके लिए, डेंसर टू रेरर होगा। तो अगर कुछ नहीं होता तो ये रे सीधे जाती, यानी पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो इमेज बनी वो I1 बनी, वहां तक की डिस्टेंस को मैं बच्चों V1 मान लेता हूँ। ठीक बात है। अच्छा दूसरे जो पहले से इमेज बनती है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, क्योंकि इस सरफेस के लिए यही तो इंसिडेंट रे की तरह लग रहा है, तो इसको यही लगेगा कि ऑब्जेक्ट ए है इसका। ठीक बात है। चलिए तो यहाँ से फिर क्या होगा, नॉर्मल फिर ड्रा किया, और ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये ऐसे फाइनली आ गई, और यहाँ पे हमारा फाइनल इमेज बन गया। इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं बच्चों v है। ठीक, ये सारी देखिए P1 से लीजिए तब भी v, P2 से लीजिए तब भी v, C से लीजिए, तो हम सारी डिस्टेंसेस C से ही देखते हैं बच्चों, तो ये v मान लिया। ठीक, यानी हमारे पास दो केस है। पहला लेंस एक्स वाई है, एक्स P1y फ्रॉम, अच्छा आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस u है, पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो इमेज बनी वो I1 है, I1 के डिस्टेंस V1 मान ली, V2 मान ली। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले ये देखेंगे रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन इसमें देखिए कंसीडर कर लीजिएगा कि लेट अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अब फोकल लेंथ f एंड ऑब्जेक्ट O, पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड एट O, ठीक है, एट डिस्टेंस u। ठीक है, ये सारी बातें जो भी आपको इसमें समझ में आई, पहले ऊपर एक दो लाइन लिख दिया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। कंसीडर अ, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा था, कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। क्या ठीक बात है। अब हम देखो क्या करेंगे, हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक्स P1y और एक्स P2y। तो रिफ्रैक्शन एट सरफेस, पहली हेडिंग हमारी रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स P1y। ठीक बात है। अच्छा इस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो हम पहले से जानते हैं बच्चे, आप ये बात समझ से, फॉर दिस सरफेस, देखिएगा इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बातों को, फॉर दिस surface O is object and I1 is image। इस सरफेस के लिए ये इमेज होगा। ठीक है, since refraction takes place rarer to a rarer, ध्यान रखिएगा, रेयरर यानी कि μ1 टू अ डेंसर मीडियम। क्या ठीक बात है, रेयरर टू
डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लिया, डेंसर मीडियम। तो हम फार्मूला जानते थे बच्चों कि μ2 अपॉन v, जब रेयर टू डेंसर होता है, पीछे के डेरिवेशंस में देख सकते हैं, तो μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब इस सरफेस के लिए सब कुछ हमने क्या मान रखा है वो देखिएगा जरा, समझो, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ से कि μ2 अपॉन जो इमेज बन रही है वो v1 बन रही है, μ1 अपॉन जो u बन रही है, और μ2 माइनस μ1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। जैसा कि हम जानते हैं v बराबर v1 है, यानी इमेज की पोजीशन v1 है। क्या पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये समझ में आ रहा है? फार्मूला हम लोगों ने डेराइव कर रखा है बच्चों। इसको याद करते हैं कैसे, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन आर लिख दीजिए, और जिसमें इमेज जाए जो बोले, अगर रेयरर जाए तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रेयरर का लिखिए और इमेज के ऊपर डेंसर का लिखिए। भले वो इमेज कहीं भी बन, हो सकता है रेयरर में उल्टा बन जाए, लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना। आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जो है इस बात को ऐसे लिखना है, ठीक है। अब हमारी अगली बात है बच्चों, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp2y। अब हम इसको कर रहे हैं दूसरे वाले सरफेस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद लिखिएगा जरा, फॉर दिस सरफेस I1 इज ऑब्जेक्ट and I is image। क्या बात समझ में आ रही है? Since the refraction takes place denser to a रेयरर मीडियम। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो हम इसके लिए फार्मूला जानते थे बच्चों कि μ1 अपॉन वी μ2 अपॉन यू इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। बस इस सरफेस के लिए क्या है, इस सरफेस के लिए ये है कि μ1 अपॉन ये तो v है और μ2 अपॉन ये v1 है, ठीक, और μ1 माइनस μ2 अपॉन ए हमारा R2 है बच्चों, ठीक बात है। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूं अगर, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस R2 हो जाएगा। क्या इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रही है? ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप ऐड करेंगे बच्चों तो आप देख रहे होंगे कि μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करेंगे, हाँ या ना, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1, और जरा उसमें देखेंगे आप तो μ2 अपॉन μ1 कॉमन होके बच्चों 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाने वाला है। क्या ठीक बात है इतनी? आप देखिए जरा, इसमें μ2 v1 और μ2 v1 कैंसल आउट हो गया, तो μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u ये हमारा जो बच जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग थोड़ा सा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब आप इसको लिख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इसको लिखा तो आपको मिला μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ठीक है, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें से मैं अगर μ1 कॉमन ले लूँ बच्चों तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस μ1 को इसमें नीचे लेके गए तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 हो जाएगा। ये लाइन सबको समझ में आ रही है? μ1 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया बच्चों, ठीक बात है इतनी? ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस u पे प्लेस्ड है तो ये फार्मूला हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक बात। लेकिन इफ अगर ये पैरेलल आ रही है, यानी u इक्वल टू इंफिनिटी,
यानी कि अगर आपको ये पता हो कि जो यू है, जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो रे पैरेलल आएगी। और आपको पता है कि जब लेंस में या किसी भी मिरर में भी आपने पढ़ा होगा कि रे अगर पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन कहाँ मिलती है? फोकस पे। तो इसका मतलब जो v हो गया वो फोकल लेंथ हो गया f के बराबर। तो अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे u की जगह तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका फार्मूला बनेगा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला आपके लिए कब है? ये इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसी को, अच्छा एक बात ये भी समझ सकते हैं, इसके बाद एक और आप देख सकते हैं बात को। इफ अगर मैं ये कहूं कि μ2 बराबर म्यू है, लेंस का हो गया, और μ1 बराबर अगर एयर है यानी कि 1 है, 1 मतलब एयर के लिए हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? μ1 कहाँ पे है? एयर के लिए, यानी μ1 बराबर 1 है, किसमें हो गया बच्चों? एयर में। तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1। बुक्स वगैरह में आप ज्यादातर इसी फार्मूले को देखेंगे बच्चों, जो कि यूज किया होगा, पर उसके पीछे की कंडीशन सबको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। हमने ये माना है कि लेंस कहाँ प्लेस्ड है? लेंस हमारा एयर में रखा हुआ है, और इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग लेंस। जब भी आपसे ये बोले फार्मूले को डिराइव करने के लिए केवल बोले तो आपको इस फार्मूले को डिराइव करना है बच्चों। लेकिन न्यूमेरिकल की टेक्निक्स पे अगर चला जाए, अगर न्यूमेरिकल को ध्यान से देखा जाए तो जरा ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम, अब यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए है, डेरिवेशन आप लोग यहाँ तक कर सकते हैं बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 4 1 अपॉन एफ इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब जरा गौर करिएगा, ये जो μ2 है ये लेंस का है। किसका है बच्चों? लेंस का। और ये किसका है? सराउंडिंग का, जिसमें कि लेंस रखा हुआ है। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सराउंडिंग का। ये किसका है? लेंस का। ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इस पे सवाल ऐसे आता है कि मान लीजिए एक लेंस है और ये ज्योमेट्रिकल है, यानी कि इसको लिख लीजिए कि मीडियम चेंज होने पे, मीडियम चेंज होने पे ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ये चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों। कैसे? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक लेंस है, उसको एयर में रखा तो उसका फोकल लेंथ कितना है, उसे वाटर में लेके चले गए तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो बस इसी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक बात है, याद रखिएगा। दो इक्वेशन बनाइएगा। जब न्यूमेरिकल को हम करेंगे तो आपको इस तरह के सवाल मैं करवाऊंगा, बोर्ड में बेहद इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, जिससे आपका काम हो जाए, न्यूमेरिकल का काम हो जाए, इसमें कभी आप फंसेंगे नहीं। ठीक बात है। अगर मैं कह रहा हूँ एयर में भी लेंस रखा हो तो यहाँ लेंस का रखिए, नीचे एयर का 1 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, फार्मूला वही बन जाएगा। ठीक बात है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको बातें क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल वायर। हमने एक सिलिंड्रिकल वायर लिया, उसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का लेते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा, हम लोग कुछ बातें इसमें लिखेंगे, पहले कंसीडर करेंगे कुछ चीजें, फिर देखिए आप। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ से इस डेरिवेशन को देखिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल वायर आपसे बोला है। ठीक है, अब एक सिलिंड्रिकल वायर पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एम्पियर सर्किटल लॉ बताना चाह रहा हूँ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहती है कि B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। मतलब कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर से किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होगा वो B डॉट, उसका अगर जैसे गॉस लॉ था ना, क्या पढ़े थे? E डॉट DS इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात। वैसे ही अगर किसी वायर से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एम्पियर ने कहा कि उस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी उस किसी भी पॉइंट पे, यानी जैसे हम लोग उसमें गॉसियन सरफेस बोलते थे, इसमें हम लोग एम्पीरियन लूप बोलते हैं। जैसे ये देखिए मैंने बना रखा है, एम्पीरियन लूप बोलते हैं। ठीक बात है बच्चों। तो उन्होंने कहा कि म्यू नॉट I होगा, लेकिन ध्यान रहे म्यू नॉट कब? जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, अगर एयर में है तब।
जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर पॉइंट किसी मीडियम में है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। बस इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमने एक वायर ले लिया है बच्चों, और ये वायर जो लिया है सिलिंड्रिकल वायर लिया है हमने, ठीक बात है इतनी सबके लिए। अच्छा, जो ये सिलिंड्रिकल वायर है बच्चों, ये हमने एक मतलब आपने वायर देखा होगा काफी थिक हो, तो आप देखोगे सिलेंडर टाइप का ही, देखा इनफाइनाइट वायर लिया हमने। तो देखिए क्या लिखा है, कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर रेडियस आर with axis xy. Consider an infinite long cylinder of radius r with axis xy. Let I be the current passing through this cylinder. हमने माना कि इसमें I current flow हो रही है. A magnetic field is set up due to current through the cylinder in the form of सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विद, ध्यान रखिए से, अगर कोई वायर है तो इससे जब जैसे मान लीजिए इधर करंट जा रही है, मान लीजिए अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है बच्चों, तो आप उसी डायरेक्शन में अपने थंब को आप करेंगे, तो देखिए ये मेरा जो फिंगर आप मोड़ते हुए देख रहे हैं कैसा सर्कुलर ही मुड़ के आ रहा है ऐसे, ठीक। तो एक सर्कुलर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनाओगे आप सर्कुलर बनाओगे। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाओगे, सर्कुलर बनाओगे, ये याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा। मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेपर होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो कैसा बनाओगे, सर्कुलर बनाओगे, याद रखिएगा। तो फॉर्म of circular magnetic lines of force with their centers lying on the axis of cylinder. These lines of force are perpendicular to the length of cylinder. आपको एक बात पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं बच्चों, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, ठीक है, ठीक बात है यहाँ तक। चलिए, अब वायर जो है इसके दो पॉइंट होंगे, एक आउटसाइड होगा और एक इनसाइड होगा। तो मैंने सबसे पहला केस लिया कि पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर, कहने का मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक बात है। अब लेट देखिए हमने इसमें कुछ बातें लेट किए बच्चों, लेट आर बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, लेट्स बी बी द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी, इट इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा ध्यान रखिएगा, टेंजेंशियल, ये लाइन याद रखेंगे, टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एट पी डायरेक्टेड इनटू द पेपर, कहने का मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है बच्चों, लेकिन आप याद करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। उसी साइड में हमने छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, तो डीएल भी हमको कैसे मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल बना वो कितना बना, 0 डिग्री। क्या ठीक बात है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें देखते हैं बच्चों, बी देखिए लिखा है बी एंड डीएल आर एक्टिंग इन दी सेम डायरेक्शन। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ हमने अप्लाई कर दिया बच्चों, क्या लिखा है, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया। क्या था अभी बताया था, बी डॉट डीएल, पॉइंट पी कहाँ है, एयर में है, पॉइंट पी अभी है कहाँ बच्चों हम लोग का, एयर में है। तो हमने उसके लिए क्या किया, अगर पॉइंट पी एयर में है हमारा हम लोगों का, तो हमने उसके लिए यहाँ पे म्यू नॉट का यूज किया। देखिए बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, दोनों के बीच का एंगल जब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो आया तो म्यू नॉट आई आया, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो बी डॉट डीएल है, बी हमें कैलकुलेट करना था, बाहर कर लिया, डीएल डी, अच्छा उस वायर का एक छोटा सा लेंथ लोगे तो डीएल 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 मिलके कितना होगा, वो जो एम्पीरियल लूप था उसके पूरे सरकमफ्रेंस के बराबर। तो आप ध्यान से देखो अगर, तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से भी यही फार्मूला होता है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से भी यही फार्मूला होता है। गौर से देखिएगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अब एक बात समझने वाली है, जब हम केस सेकंड लेंगे, जब केस सेकंड लोगे बच्चों तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखिए फिर से डायग्राम को, जब आप केस सेकंड ले रहे हो बच्चों तो आपको पॉइंट पी कहीं यहाँ मिलेगा। अब इसको लेके जब आप एम्पीरियल लूप बनाओगे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, इसका नाम हमने दिया एल, ठीक बात है, हाँ या ना, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है बच्चों एल। क्या ये बात क्लियर है, और ये पॉइंट हमारा ओ था। अब जरा गौर से सोचो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। मान लीजिए अगर आपको बोर्ड में कहता है कि सॉलिड वायर सिलेंडर है, सॉलिड वायर है जो सिलिंड्रिकल शेप में, सॉलिड बोला तो, अगर केवल सिलिंड्रिकल बोला तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। ऐसे आप लोगों ने पेन देखा होगा जिसके अंदर रिफिल होती है, ठीक है, उस पेन में से अगर आप रिफिल को निकाल लोगे बच्चों तो बिल्कुल एक खाली सिलेंडर दिखेगा, ठीक बात है। अब सोचिए अगर उसमें जब आप करंट फ्लो कराएंगे तो जो उस पेन का जो सरफेस है, ठीक, उसी से करंट जाएगा। करंट तो खाली जगह पे फ्लो होगा नहीं, करंट को तो फ्लो होने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक बात है। तो जैसे ही आप उसमें करंट फ्लो कराओगे, सारा करंट कहाँ से जाएगा, उसके सरफेस से होता हुआ चला जाएगा, कोई भी करंट उसके अंदर से जाएगी नहीं। तो अब जरा सोचिए, यानी कि अगर इसको मैं देखूं तो सारे सरफेस पे जा रहा है, ठीक बात, यानी जब ये लूप आप बनाओगे तो इससे कोई भी करंट पास होगी ही नहीं, पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है
कि अगर आपने इसको सॉलिड एज्यूम करा कि सॉलिड वायर है, आप जैसे वायर आपने देखा होगा, तो आप कोई भी पॉइंट लोगे तो कुछ करंट तो इसके बाहर से भी जाएगी ना, पूरे वायर में अगर करंट जा रही होगी बच्चों तो कुछ बाहर पूरे में जाएगी। तो अगर आप बीच में कोई पॉइंट लोगे तो उसके जो इधर और इधर जो पॉइंट होगा, वहां से जैसे ये जो पॉइंट है, यहाँ से वायर जो करंट गई वो हमारे काम की नहीं, जो यहाँ से हमारी करंट गई वो भी काम की नहीं, क्योंकि एम्पीरियर ने कहा कि भैया जो हमारे लूप के अंदर करंट इनक्लोज होगा वही मैं अपने फार्मूले में यूज करूंगा। जैसे गॉस ने कहा था कि अगर जो सरफेस के अंदर चार्ज आएगा उसी को लूंगा, तो वैसे ये भी कहा गया। ठीक बात है इतनी। जरा देखिए, हमने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी डिस्कस की है बच्चों। पॉइंट पी इज लाइंग इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, अगर ये बात है तो वी मे हैव टू पॉसिबिलिटीज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक, इफ द करंट इज अलोंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर, समझ में आ रहा है कैसे, यानी अंदर से खोखला होगा तो सारी करंट कहां से पास होगी, सरफेस से। अगर उसमें आप एम्पीरियल लूप बनाओगे तो कोई भी करंट उस लूप के अंदर से पास नहीं होगा, सब बाहर से निकल जाएंगी। तो उस समय जब एम्पीरियल लूप लगाओगे तो म्यू नॉट आई में आई जीरो हो जाएगा, जब आई जीरो हो जाएगा तो बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सॉलिड टाइप का वायर होगा, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देन द करंट थ्रू क्रॉस पाथ एल इज गिवन बाय। तो सबसे पहले हमको करंट निकालना पड़ेगा। टोटल करंट आई था, अच्छा टोटल करंट वाई था, तो सिलेंडर की टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर थी, इसमें टोटल करंट आई था। ठीक, तो यूनिट एरिया में कितनी करंट जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और हमें कितनी एरिया में चाहिए, जितना एम्पीरियल लूप का एरिया है पाई आर स्क्वायर, जितना एम्पीरियल लूप की क्रॉस सेक्शन है उतनी चाहिए हमें। तो उसको हमने करंट को बच्चों आई डैश माना है और हमने करंट निकाल लिया। अब जब अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, तो हम क्या पा रहे हैं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू, अच्छा ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर क्यों लिया, क्योंकि अब जो पॉइंट पी है बच्चों, जैसे मान लीजिए कॉपर वायर है, तो अगर कॉपर वायर के इनसाइड आप पॉइंट लेते हो तो वहां पे मीडियम ऑफ एयर थोड़ी रही, अब वहां पे मीडियम कॉपर हो गई, तो उसके लिए आप म्यू आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग कंसेप्ट वीडियो वगैरह में देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये अभी भी वही बात आ जाएगी बच्चों, कैसे, बी और ये आ जाएगा 2 पाई आर और ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, और आई डैश की वैल्यू है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर बी देखेंगे तो ये आ गया म्यू नॉट म्यू आर आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ आप फिर देख रहे होंगे कि एक आर से एक आर कैंसिल हो जा रहा है, तो बी आपका फाइनल मिला म्यू नॉट म्यू आर आई इंटू आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चों, एक सॉलिड वायर की वजह से उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला है। क्या ये ठीक बात है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है बच्चों, जो आप लोगों को याद रखना है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और आगे आपका ये वाला इक्वेशन 2 हो गया। ठीक बात है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, कभी कभी बच्चों इस B और R के बीच का ग्राफ पूछता है, जो सबको क्लियर रहना चाहिए। B और R है तो ध्यान देखिएगा, R इक्वल टू कैपिटल R मतलब सरफेस पे, अच्छा सेंटर से सरफेस तक देखिए ये क्या है, अंदर ही तो है, तो सेंटर से, अच्छा अगर R इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक बात, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल ऐसे जा रही है, और उसके बाद बच्चों ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल था, आप देख लीजिए ये ऐसे हो गए। इसका मतलब कि जो सरफेस है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है बच्चों। ये ग्राफ भी याद रखिएगा, कई बार इसके बारे में पूछता है। ये लिखा है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये लिखा है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। क्या यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है? ठीक बात है, ध्यान से देखिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये हमारा नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले तो इंटरफेरेंस समझिए क्या होता है। अगर दो सोर्स हैं, अगर यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे एक लाइट जाएगी। ठीक है, चूंकि वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ रहे हैं तो लाइट यहाँ पे वेव फॉर्म में है, मान लीजिए ऐसे गई ऐसे गई। ठीक, तो कहीं कहीं क्या होगा, ये मान लीजिए ऐसे वेव है ऐसे वेव है, तो दोनों जुड़ के कहीं पे एम्पलीट्यूड ज्यादा करेंगी और कहीं पे जीरो करेंगी। जो ये जीरो होती है इसको बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ मिनिमम होती है उसे बोलते हैं, जहाँ पे जीरो हो गई यानी मिनिमम हो गई उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। कभी कभी इसको मैक्सिमा और मिनिमा के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक, हम इस मैथमेटिकली कंडीशन ऑब्टेन करेंगे
कि कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम। तो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये था कि अगर एक सोर्स लोगे, उस सोर्स से 2 स्लिट बनाया होगा आपने, S1 और S2, देखा होगा, पढ़ा होगा, ये बात भी आपने कभी ना कभी दी, और दोनों स्लिट की वेरी स्मॉल स्लिट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोहेरेंट सोर्स का होना जरूरी है बच्चों। देखिए वेव की कई सारी फेनोमेनन होती हैं, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, बीट्स हो गया, तो ये सब कुछ ना, एक वेव की जो इक्वेशन आप लिखते हो बच्चों, अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं तो प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5 ये लिखते हो। अब इसमें अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे ओमेगा है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ए वेवलेंथ से रिलेटेड है, फेज से रिलेटेड है। तो अगर आप गौर से देखो तो अगर अलग अलग चीजें आपको दी हुई है बच्चों, तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी सेम हुई और दोनों वेव जुड़ी तब कुछ और होगा। मान लीजिए एम्पलीट्यूड सेम हुई, दोनों वेव जुड़ी तो कुछ और होगा। फेज सेम हुई, दोनों वेव जुड़ी तो कुछ और होगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अच्छा, अगर अलग अलग दो मतलब अगर डिस्टिंक्ट सोर्सेज हैं तो वो कभी कोहेरेंट नहीं हो सकती। सेम सोर्स फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। किसकी बच्चों? सोर्स की। अगर आपने सोर्स बदल दिया, जैसे 2 बल्ब लिया आपने, बिल्कुल सेम खरीदा, तब भी दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो हमने क्या किया, एक बल्ब ले लिया, एक सोर्स ले लिया और उसको मान लीजिए ढक दिया, और यहाँ पे 2 हमने होल कर लिए, ठीक। तो वो दोनों, क्योंकि लाइट जो आएगी वो एक ही सोर्स से आएगी, और हमें कैसा लगेगा कि भैया कोई इधर मान लीजिए ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको ये लगेगा कि 2 जगह से लाइट आ रही है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स तो एक ही है ना। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते थे, कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेज के से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसकी हम कंडीशन पता करेंगे कि क्या कोहेरेंट सोर्सेज कैसे होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो इसके लिए हमें जाहिर सी बात है कि 2 वेव हमें कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों। तो हमने क्या किया, लेट 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, और y2 इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। भैया फेज हमने अलग रखा ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक बात। अब अगर इन दोनों को अगर हम लोग इसके तो रिजल्टेंट निकाले, मतलब 2 वेव का सुपरपोजिशन होगा। अगर 2 वेव का सुपरपोजिशन होगा, अगर हम इसे कैलकुलेट, ठीक है बच्चों। चलिए, हमने 2 वेव कंसीडर कर लिए, अब इनका सुपरपोजिशन करना है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेव में जोड़ना, ठीक। तो अगर मैं रिजल्टेंट वेव कहूँ कि y है और इसको लिखूँ y1 प्लस y2, तो चलिए y1 की वैल्यू है बच्चों ए साइन ओमेगा टी, बहुत ध्यान से देखिएगा, और b की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो देखिएगा जरा, y इक्वल टू, चूंकि रिजल्टेंट वेव निकाल, जोड़ने के बाद जो वेव आई वो क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं बच्चों हम लोग। तो देखिएगा ये लिखा है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, और ये देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप लगाओगे अगर, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो ये देखिए ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस बी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन ओमेगा टी, और यहाँ से है बी कॉस ओमेगा टी साइन 5। ध्यान देखिएगा जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी कॉस 5 इक्वल टू, इसमें से मैंने बाहर ले लिया साइन ओमेगा टी, इन दोनों में से, ठीक है। और ये देखिएगा बी कॉस बी साइन 5, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ एक बार, बी साइन 5, और इसके बाहर मैंने लिख लिया, केवल अरेंज किया बच्चों, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब मैंने कहा कि पुट ए प्लस बी कॉस 5 इक्वल टू रिजल्टेंट एक कांस्टेंट है आर, और इसको हमने मान लिया कॉस थीटा, और
एंड मैंने कहा कि b साइन फाई, इसको हमने मान लिया r साइन थीटा। ठीक बात। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 ध्यान दीजिए बच्चों, 1 और 2 हम लोग लेट कर चुके हैं, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3 और इसे हमने कहा भैया यह है इक्वेशन 4। क्या ठीक बात है इतनी? चलिए आगे देखेंगे इसमें। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए बच्चों देखिए, अगर उसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। उस इक्वेशन 3 में अगर आप पुट कर देंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। इक्वेशन 3 और 4 का यूज करके अगर आप उसके ऊपर वाले में पुट करेंगे तो मिलेगा y इक्वल टू r, मैंने बाहर ले लिया, ये बच गया बच्चों हमारा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारी जो इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 5, ये हमारी रिजल्टेंट की इक्वेशन है। अब इस रिजल्टेंट में थीटा तो हमको जो कैलकुलेट करना होगा हमें मिल जाएगा, और अगर मुझे आर हमें पता ही नहीं है, तो मैंने क्या किया बच्चों, आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब वो क्या हुआ कैसे पता? ठीक भाई, जहाँ एम्पलीट्यूड पे तो सारा खेल है बच्चों। एम्पलीट्यूड जहाँ पे जुड़ के ज़्यादा हो जाएगा उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जहाँ पे मिनिमम हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। तो पहले तो मुझे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर मैंने स्क्वायर करके ऐड किया तो ये देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको क्या मिला होगा बच्चों, बी स्क्वायर, सॉरी अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार। हमने क्या माना था उसको, बी साइन थीटा जो था उसको आर साइन थीटा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड मैं ऐड कर रहा हूँ, और इधर बी साइन फाई था। तो क्या मिलेगा, जरा गौर कीजिएगा बच्चों, मैंने उसको लिख दिया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर। क्या ही मिलेगा? अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ बच्चों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। अब अगर अरेंज करूँ मैं बच्चों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से बचा, अच्छा बी स्क्वायर में अगर मैं कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई मिला। तो यहाँ से आप देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 1 हो गया बच्चों, तो ये मिल गया 2ab कॉस फाई। ये मिला क्या, इधर देखिए ये भी 1 हो गया, तो ये आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो ये आपको रिजल्टेंट ए मिला। तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई अंडर रूट के अंदर। तो अगर मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना हो, दो वेव दी हुई हो और मुझसे एक कहे कि दो वेव दी हुई हैं और आपसे ये कहे बच्चों कि आप जो है इसका रिजल्टेंट निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, एक वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेव का स्क्वायर प्लस 2ab, और जो दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस होगा उसका कॉस फाई। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटेंसिटी, जैसे दो वेव जब जुड़ती है बच्चों तो बात आती है इंटेंसिटी की। ठीक है, तो हम एक बात जानते हैं बच्चों, यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। हम इंटेंसिटी हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है, आप एक फार्मूले की तरह इसको याद रखेंगे, इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर आई है तो वो एम्पलीट्यूड यानी कि आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट के हो गया। उसी तरीके से पहले वेव की इंटेंसिटी के टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगी और दूसरे की इंटेंसिटी के टाइम्स बी स्क्वायर हो जाएगी। अगर मैं इसको पुट कर दूं बच्चों तो ये मिलेगा आई, अब ध्यान दीजिएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। अगर आप उस फार्मूले में ले जाके इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे इस वाले फार्मूले में, जो आपकी ये वाली आर स्क्वायर वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली 6 के ऊपर वाली, अगर आप इस वाली इक्वेशन में अगर इसको पुट कर देंगे इस वाली में, सारी जगह यहाँ पे रख दीजिए आई के, यहाँ I1 के, यहाँ I2 के, प्लस यहाँ पे जब ए बी है तो रूट में आ जाएगा, रूट I1 के रूट I2 के, तो सब के कट जाएगा और ये मिलेगा आपको फार्मूला। अब दो वेव के जुड़ के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब इंटेंसिटी का मैक्सिमम, मुझे इसको मैक्सिमम बनाना है।
अगर मैक्सिमम आता है, देखिए पहली लाइट जो मैंने यूज कर ली उसकी इंटेंसिटी अब मैं बीच में तो चेंज कर नहीं सकता बच्चों, तो ये मैं नहीं करूंगा। तो मुझे अगर मैक्सिमम करना है, यानी कि मैं देख रहा हूं कि केस फर्स्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि मैक्सिमा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, और ये कितनी होगी, cos 2n पाई। तो फाई इक्वल टू कितना, 2n पाई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? तो अगर फाई की वैल्यू 2n पाएगी और n की वैल्यू आप 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 करते जाइए। अच्छा, अब आप एक बात जानते हैं बच्चों कि पाथ डिफरेंस एक फार्मूला होता है बच्चों, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, इंटू फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखिएगा लेमडा अपॉन 2 पाई डेल्टा एक्स, ये है 2n पाई, तो ये कट गया, तो ये क्या मिला, n लेमडा। यानी कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 लेमडा, आप पुट कर दीजिए n की वैल्यू, तो ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अगर मैं केस सेकेंड कहूँ बच्चों, केस सेकेंड में अगर मैं एक बात करूं कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? देखिएगा cos 1 वैल्यू, देखो केवल आप कह सकते हो भैया cos 0 की होती है, cos 0 2n पाई जनरल लेना पड़ेगा बच्चों। अब n की वैल्यू 0 डालो तो cos फाई 0 आएगा, cos की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 डालोगे 2 पाई आएगा, cos 2 पाई की वैल्यू 1। ये बात तो समझते हो? तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये लिखा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, मिनिमम, और मिनिमम कितना होता है, -1। तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, cos फाई इक्वल टू cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। भाई cos हमें क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम हो जाए, cos की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos की मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी। और वो कितने की, अगर n की वैल्यू आप 0 डालोगे, नहीं ये बात तो नहीं बनने वाली है यहाँ पे, cos की वैल्यू मिनिमम चाहिए मुझे, हाँ या ना? तो cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई, हमें ऑड में चलना पड़ेगा ना। तो यहाँ से फाई इक्वल टू हो जाएगी 2n प्लस 1 इंटू पाई। अगर आप इस पे चलोगे तब देखो n की वैल्यू 0 डालो तो पाई मिला, cos पाई की वैल्यू -1, तो n बराबर 0 1 2 3 से काम कर सकते हो, ठीक है। और फिर ठीक यही है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू अगर आप लगाओगे तो मिलेगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स मिल गया लेमडा बाई 2 2n प्लस 1, हाँ या ना? तो ये हमारी कंडीशन हो गई डिस्ट्रक्टिव की, एक कंडीशन हो गई, यानी इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमा की कंडीशन बच्चों, और इसको बोल सकते हैं हम मिनिमा की कंडीशन। ठीक बात है, ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। आई मैक्स की वैल्यू अगर डायरेक्ट कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है बच्चों, इस पे क्या चीज, न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है बच्चों। तो कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको और समझाते हैं आपको। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, हमें कंडीशन और कंडीशन पता करनी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कहने का मतलब बच्चों कि दो वेव आपस में जब जुड़ेंगी तो उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है कभी, और कभी 0 हो जाता है, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो जब मैक्सिमम होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब मिनिमम होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी दो वेव का जुड़ना जरूरी है, ठीक। अच्छा, जो दोनों वेव लोगे वो कोहेरेंट सोर्सेज से लोगे, कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, एक कंडीशन है बच्चों, ये कंपलसरी है कि आपको कोहेरेंट सोर्स लेना पड़ेगा, उसी से जो वेव निकलेगी उन्हीं का इंटरफेरेंस, उन्हीं से जो वेव निकलेगी जब वो जुड़ेंगी तो उसका नाम होता है इंटरफेरेंस होना, उस फेनोमेनन का नाम है इंटरफेरेंस होना। समझ में आ रही है बात? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, इंटरफेरेंस जनरली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए हमने दो वेव कंसिडर कर लिया बच्चों, y1 और ये देखिए y1 और y2, ठीक बात है। अब इनको जोड़ना है, दो वेव जोड़ना है, सिंपली हमने एडिशन किया है मैथमेटिकली, ठीक। दोनों को ऐड करके हम यहाँ तक पहुंच गए। जब रिजल्टेंट हमने निकाला तो रिजल्टेंट वेव जो आ गई वो हमको साइन में मिल गई, एक जगह मिल गई, ठीक बात।
अब यहाँ से दो बातें हैं बच्चों, यहाँ से क्या कहता है कि r इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अगर इसमें एम्पलीट्यूड, अभी हमने क्या बोला, एम्पलीट्यूड का ही तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है कि अगर मैक्सिमम हुई तो हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और मिनिमम हुई तो क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। ठीक बात है इतनी। तो इसीलिए मुझे r कैलकुलेट करना है। तो जो पीछे तीन इक्वेशन 3 और 4 हमने लेट किया था बच्चों, उसको हमने क्या किया, इक्वेशन 3 और 4 जो हमने पीछे लेट किया हुआ था, उस दोनों को हमने स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो इस कंडीशन पे पहुंच गए। अच्छा, एक फार्मूला है जो हम पहले से जानते हैं, वो आप नहीं जानते तो याद कर लीजिए, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हुआ। तो अगर मैं कहूँ रिजल्टेंट की इंटेंसिटी आई है तो मैंने के आर स्क्वायर मान लिया। अगर मैं ये कहूँ कि पहले वेव की इंटेंसिटी अगर I1 है तो वो I1 हो गया, के I1 हो गया, के ए स्क्वायर हो गया। क्या ठीक बात है इतनी? ठीक है। और I2 दूसरे वेव के लिए हो गई। क्लियर है सबको बात? अब मैंने सारी इक्वेशन में ले जाके पुट कर दी तो मुझे यहाँ तक ये इक्वेशन ऑब्टेन हो गई बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? इक्वेशन 6 हमें मैं पुट कर दिया या उस 6 के ऊपर वाले में? ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 हमें ऑब्टेन हो गई। क्या ठीक बात है इतनी सबको? ठीक। अब मुझे इसी इंटेंसिटी को मैक्सिमम और मिनिमम करना है बच्चों। ठीक बात है, इसी इंटेंसिटी को मुझे मैक्सिमम और मिनिमम करना है। तो मैंने कहा कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अच्छा देखिए I1 I2 जब एक बार आपने वेव भेज दिया तो उसको बीच में तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हम दोनों को उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो सोर्स हो गए, बच्चों, तो इन दो सोर्स को मैंने इनसे कुछ चीज अगर रे भेजी तो बीच में अब मेरे पास यही अवेलेबल है, तो इनकी इंटेंसिटी जो इससे निकलेगी रे वो तो हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एंगल चेंज कर दूं तो, अब ऐसे समझिए, दो टॉर्च लिया आपने, अगर एक जगह किसी कॉर्नर में आपने फोकस किया दोनों को तो वहां पे ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगी, और मैंने दोनों को ऐसे कर दिया तो उस कॉर्नर में ब्राइटनेस नहीं दिखेगी। ठीक वैसे ही बात हो रही है यहाँ पे। तो cos फाई इक्वल टू मुझे मैक्सिमम करना है, क्योंकि एंगल चेंज करना आसान है। cos फाई को अगर मैक्सिमम करना है तो मैंने कहा भैया मैक्सिमम वैल्यू cos फाई की 1 होती है। ठीक है, तो ये cos 2 n पाई की वैल्यू होगी, n की वैल्यू 0 डालते जाइए, आपको फाई की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। अच्छा, पाथ डिफरेंस क्यों कैलकुलेट किया, ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या होता है बच्चों, कई बार एंगल की कैलकुलेशन पाथ डिफरेंस आसान होती है, बजाय अगर हम क्या करें, एंगल कैलकुलेट करें। तो हमने इसको पाथ डिफरेंस के टर्म में निकाल दिया, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर एक ही कमरे के, एक ही रूम में, एक ही क्लासरूम में अगर आपको किसी कॉर्नर पे पहुंचना है, दो विद्यार्थियों को मैं उसमें कहूँ कि चलो जी अपना पहुंचो कॉर्नर में, तो अगर दो अलग अलग गए तो हमें आसानी से डिस्टेंस बता देंगे, भाई इसने ज्यादा चला और ये कम चला। लेकिन अगर दोनों ऐसे घूमते घूमते गए तो एंगल बताना मुश्किल है, एंगल की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है हम लोग के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एंगल की कैलकुलेशन हम लोग के लिए थोड़ी सी टफ होती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है, वेव जिन लोगों ने कभी पढ़ा हो 11th में तो ये बात आपको क्लियर होगी, नहीं भी पढ़े तो ये फार्मूला है बच्चों, याद रखिएगा। ये डेल्टा फाई होता है, यहाँ पे डेल्टा फाई है जिसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, फेज डिफरेंस। तो हमने फेज डिफरेंस में पुट करके ये सारी बातें कैलकुलेट कर ली। तो हमने कंडीशन निकाल ली किसकी, मैक्सिमा की, फिर हमने इसमें पुट करके किसी कंडीशन निकाल ली, मिनिमा की। ठीक है, मिनिमा क्या होती है, -1। तो मैं मुझे ऑड बनाना है एंगल को, क्योंकि सभी लोग इस बात को याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पे मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, cos n पाई इक्वल टू -1 की पावर n होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये कई बार बताया गया है क्लास में, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे, cos n पाई इक्वल टू -1 की पावर n। क्या ये ठीक बात है, इतनी आपको याद रहेगी ये बात? ठीक है, तो ये सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है इसमें। cos n पाई है, ठीक है, n इवन है तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी +1 में, और अगर n ऑड है तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -1 में। तो ये मैंने कंडीशन पता कर ली बच्चों, ठीक बात है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल के हिसाब से इस पूरे फार्मूले को हम देखना चाहेंगे कि इस पे किस तरीके से सवाल बोर्ड में आता है। आपसे कभी कभी ये कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि इफ I1 बराबर I2 बराबर I0 है, जरा ध्यान दीजिएगा, तो रिजल्टेंट I क्या हो जाएगा, I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 इंटू I0 cos फाई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके बोर्ड के हिसाब से, ठीक है ना। गौर से देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2I0, और यहाँ से देखिए रूट में से एक I0 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा cos फाई। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2I0, बाहर अगर मैं ले लूँ बच्चों तो बचेगा 1 प्लस cos फाई। अब मैथ वाले बच्चे समझ गए होंगे कि cos के साथ जब भी 1 आता है मुझे उस 1 को
हटाने के बारे में सोच लेना चाहिए। तो cos हाफ ऑफ द एंगल का फार्मूला मैंने यूज कर लिया बच्चों, तो ये मिल गया 4i0 cos स्क्वायर 5/2। तो कभी कभार बच्चों आपको ये सीधे सीधे ये कहता है कि आप इसको प्रूफ करो, इसको आपको कहता है कि प्रूफ करो। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है आई मैक्स अपॉन आई मिन, तो देखिएगा दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन दोनों वेव के डिफरेंस का स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वेव आपको गिवन हो बच्चों, गिवन अगर होगा वेव, कई बार वेव गिवन होगी, वेव की इक्वेशन जो हमने इक्वेशन 1 और 2 मानी थी वो कई बार गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आप यही मान लीजिएगा। अगर गिवन हुई तो हमको उसी कंडीशन पे इसको डेराइव करना होगा। आप एक बार ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं यहाँ पे एक काम किया हूँ, आप हमेशा यहीं आके फंसोगे। मान लीजिए कि दोनों वेव अलग अलग दे दी उसने, फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करो, मान लीजिए cos ओमेगा टी और एक cos ओमेगा टी प्लस 5 हो गया, तब अब दोनों डिफरेंट देने की कोशिश नहीं करेगा, दोनों आपको सेम ही देगा। मान लीजिए cos ओमेगा टी, आप इसी को होमवर्क में करके देखिएगा, cos ओमेगा टी और cos ओमेगा cos कर दिया साइन की जगह, फिर क्या आपको ऐसे ही करना है बच्चों, बिल्कुल सिमिलरली। ध्यान रखें क्या किया, cos a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। अब ध्यान रखना, मुझे जो कन्वर्ट करना है ओमेगा टी वाले को मुझे कुछ नहीं करना होगा, जो मुझे 5 वाला है वो ऐसे ऐसे बटेगा जब आप अगर cos में भी करोगे, फिर उसको आपको कुछ मानना होगा। पहली बात तो इस तरह का एक सवाल हो सकता है, ठीक है। क्या बोला, समझ में आया, cos ओमेगा टी में दे सकता है, तो क्या करोगे, cos ओमेगा टी वाले में cos a प्लस बी का फार्मूला लगाओगे। ध्यान रखना ओमेगा टी वाले को कुछ नहीं मानना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। जो 5 वाला होगा उसको आप कुछ और पुट करके और उसको cos a प्लस बी या cos a माइनस बी के फार्मूले में कन्वर्ट करोगे, जैसे इसको किया गया। फिर r निकालोगे वैसे ही जैसे मैंने a किया, r जब निकल जाएगा फिर उसको मैक्सिमम मिनिमम करने की कोशिश करोगे। ध्यान रखना, अगर अपने मन से उसने वेव दे दिया तो सवाल टफ हो जाता है बच्चों, ठीक। तो कुछ सवाल जो हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला ए है कि y1 इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और y2 इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर करके जाएंगे बच्चों। 100% उम्मीद होती है कि इस तरह के सवाल पूछेंगे, ठीक। दूसरा है, एक आपको मैंने ये बता दिया और दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ y1 इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और y2 इक्वल नहीं, y1 जो है आप कॉस में ना लेके साइन में ही कर ले बच्चे। आपको दूसरा सवाल मैं साइन में ही दे रहा हूँ, साइन ओमेगा टी, और ये अभी भी यही रहेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या ये बात क्लियर है? तो इसको लेके कंडीशन निकालिए, इसको लेके, इसमें क्या दिखा समझ में आ रहा है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इसमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इसमें एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक। कभी कभी तीसरा सवाल ये बोलता है कि सेम इंटेंसिटी की वेव, तो अपने मन से कभी मानना होगा, जैसे मान लीजिए बोला आपसे कि सेम इंटेंसिटी की वेव जो है वो है और उनका इंटरफेरेंस करना है। सेम इंटेंसिटी का मतलब सेम एम्पलीट्यूड ले लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, सेम एम्पलीट्यूड कर लीजिएगा, मतलब ये वाली इक्वेशन मान के। तो ये जरूर इसको ये बात कीजिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन के नजरिए से आपको ये बात बताई जा रही है। इन्हीं में से कोई एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, 100% ये होमवर्क है, आप इसको याद रखिएगा हर हाल में बच्चों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आज के लेक्चर की समझ में आएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला लेक्चर था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। राधे राधे बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत आभार।